जब हम किसी छोटे बच्चे को दुनिया को समझने की कोशिश करते हुए देखते हैं, तो क्या कभी हमारे मन में ये सवाल आता है कि आखिर उसके दिमाग के अंदर चल क्या रहा है? आज हम जीन पियाजे के उसी क्रांतिकारी सिद्धांत को समझने की कोशिश करेंगे, जिसने हमें बच्चों की सोच के बारे में बिल्कुल नए तरीके से सोचना सिखाया। पता है, पियाजे की ये खोज इतनी गहरी और इतनी सरल थी कि अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे जीनियस भी हैरान रह गए। आखिर क्यों? क्योंकि इसने पहली बार दुनिया को ये बताया कि बच्चे सिर्फ बड़ों के छोटे रूप नहीं होते, बल्कि उनका दुनिया को देखने और समझने का तरीका ही एकदम अलग होता है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये क्रांतिकारी विचार था क्या। ये उस पुरानी सोच को पूरी तरह से बदलने की क्रांति थी, जो बच्चों को बस एक खाली बर्तन समझती थी जिसमें हम ज्ञान भरते हैं। देखिए, पहले यही माना जाता था कि बच्चों का दिमाग भी बड़ों जैसा ही होता है, बस उसमें जानकारी कम होती है। पियाजे ने कहा, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे असल में नन्हे वैज्ञानिक हैं। वो एक्टिव होकर अपनी दुनिया पर प्रयोग करते हैं, कभी चीजों को छूकर, कभी मुंह में डालकर, तो कभी फेंककर, और इन प्रयोगों से अपनी समझ खुद बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये जो हमारे नन्हे वैज्ञानिक हैं, ये अपनी खोज के लिए कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं? आइए उनके दिमाग के इन औजारों को जरा करीब से देखते हैं। उनका पहला और सबसे जरूरी औजार है स्कीमा। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे दिमाग में जानकारी की छोटी छोटी फाइलें बनी होती हैं। जैसे एक बच्चे के दिमाग में कुत्ता नाम की एक फाइल है, जिसमें लिखा है 4 पैर होते हैं, एक पूंछ होती है और भौ भौ की आवाज आती है। अब होता क्या है कि जब वो बच्चा किसी दूसरे कुत्ते को देखता है, मान लीजिए एक छोटे पमेरियन को, तो वो इस नई जानकारी को भी अपनी पुरानी कुत्ता वाली फाइल में ही डाल देता है। इसी प्रक्रिया को पियाजे ने आत्मसातकरण या एसिमिलेशन कहा। लेकिन असली मजा तो तब आता है जब वो एक बिल्ली को देखता है। अरे, इसके भी 4 पैर हैं और एक पूंछ है। अब उसका दिमाग कंफ्यूज हो जाता है, तो वो अपनी पुरानी फाइल को अपडेट करता है और एक नई फाइल बनाता है, बिल्ली, जो म्याऊं करती है। अपनी पुरानी समझ को बदलकर ये नई फाइल बनाना ही समायोजन या अकोमोडेशन है। और बस यही है सीखने का पूरा चक्र। नई जानकारी को पुरानी फाइल में फिट करना, उलझन होने पर नई फाइल बनाना और फिर से अपनी समझ को बैलेंस कर लेना। इसी मानसिक संतुलन की स्थिति को पियाजे ने इक्विलिब्रेशन का नाम दिया। पियाजे ने पाया कि सीखने का ये जो पूरा सफर है ना, ये 4 बड़े पड़ावों से होकर गुजरता है। ये एक ऐसा रोड मैप है जिस पर लगभग हर बच्चा एक ही क्रम में आगे बढ़ता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं पहले पड़ाव से। ये यात्रा जन्म से ही एक संवेदी प्रयोगशाला में शुरू होती है। यहाँ बच्चा सिर्फ अपनी इंद्रियों यानी देखकर, सुनकर, छूकर ही दुनिया को समझता है। इस उम्र में बच्चे के लिए दुनिया बस वही है जो उसे अपनी इंद्रियों से महसूस होती है। जो दिख रहा है, जो हाथ में है, बस वही सच है। विचारों या कल्पनाओं का यहाँ कोई काम नहीं। बच्चा ये सीखता है कि जब वो रोता है तो माँ आती है या खिलौना हिलाने से आवाज होती है, और धीरे धीरे उसे ये भी एहसास होता है कि वो खुद और बाकी दुनिया ये 2 अलग अलग चीजें हैं। जरा सोचिए, उस नन्हे से दिमाग के लिए सबसे बड़ी पहेली क्या होगी? पहेली ये है कि अगर कोई चीज आंखों के सामने से हटा दी जाए तो क्या वो दुनिया से ही गायब हो जाती है? और फिर होता है एक चमत्कार, एक बहुत बड़ी खोज। उसे वस्तु स्थायित्व का ज्ञान होता है। यानी बच्चा समझ जाता है कि चादर के नीचे छुपा हुआ खिलौना सच में गायब नहीं हुआ, वो अभी भी वहीं है। यह एक क्रांतिकारी विचार है जो उसकी दुनिया को हमेशा के लिए बदल देता है। अब हमारा नन्हा वैज्ञानिक थोड़ा बड़ा हो गया है और एक नई जादुई दुनिया में कदम रखता है। ये है प्रतीकों की दुनिया। यहां भाषा, खेल और कल्पना का जादू शुरू होता है। इस स्टेज में बच्चे एक केले को फोन बनाकर बात कर सकते हैं या फिर एक कत्ते के डिब्बे को कार समझकर चला सकते हैं। वो प्रतीकों का इस्तेमाल करना तो सीख जाते हैं, लेकिन उनकी सोच में अभी भी तर्क या लॉजिक की कमी होती है। उनकी सोच की एक बड़ी सीमा है अहंकेंद्रवाद यानी ईगोसेंट्रिज्म। उन्हें लगता है कि जैसा वो सोच रहे हैं या देख रहे हैं, पूरी दुनिया भी ठीक वैसा ही सोच और देख रही है। वो दूसरों का नजरिया नहीं समझ पाते। यहीं पर उनकी सोच की एक और मजेदार सीमा सामने आती है। अगर आप एक चौड़े गिलास का पानी एक पतले और लंबे गिलास में डाल दें, तो उन्हें पक्का लगेगा कि पानी ज्यादा हो गया है। वो सिर्फ गिलास की ऊंचाई देखते हैं, चौड़ाई नहीं।
अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हमारे वैज्ञानिक के हाथ एक बहुत ही शक्तिशाली औजार लगता है, और वो औजार है तर्क, यानी लॉजिक। इस उम्र में बच्चे उन चीजों के बारे में तर्क से सोचना शुरू कर देते हैं जिन्हें वो देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी मूर्त चीजों के बारे में। वो गणित के सवाल हल कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी, न्याय या प्यार जैसे अमूर्त विचारों को समझना अभी भी उनके लिए मुश्किल होता है। इसी स्टेज में आकर वो गिलास वाली पहेली को चुटकियों में सुलझा लेते हैं। अब उनका दिमाग ये तर्क लगा सकता है कि सिर्फ ग्लास का आकार बदला है, पानी की मात्रा नहीं। उनका लॉजिक अब दिखावे पर भारी पड़ने लगता है। और अब हम पहुंचते हैं इस सफर के आखिरी पड़ाव पर। हमारा वैज्ञानिक अब सिर्फ ठोस चीजों की प्रयोगशाला तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वो अब अमूर्त विचारों और अनंत संभावनाओं की दुनिया में उड़ान भरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये वो अवस्था है जिसमें किशोर उन समस्याओं के बारे में भी तर्क से सोच सकते हैं जो सिर्फ कल्पना पर आधारित हैं। जैसे कि अगर इंसानों के पंख होते तो दुनिया कैसी होती? इस तरह के सवालों पर वो व्यवस्थित ढंग से विचार कर सकते हैं। अब उनका दिमाग सिर्फ क्या है के बारे में नहीं, बल्कि क्या हो सकता है के बारे में भी सोच सकता है। वो किसी भी समस्या के हर पहलू पर विचार कर सकते हैं और एक असली वैज्ञानिक की तरह अलग अलग समाधानों को टेस्ट कर सकते हैं, भले ही वो चीजें असल दुनिया में मौजूद ना हों। तो पियाजे की इस पूरी यात्रा का, उनकी इस गहरी खोज का आज हमारे लिए क्या मतलब है? उनकी विरासत क्या है? पियाजे के सिद्धांत ने शिक्षा और मनोविज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने हमें सिखाया कि बच्चे रटकर नहीं बल्कि करके सीखते हैं। हमें उन्हें सिर्फ जानकारी देनी नहीं है, बल्कि उन्हें खुद खोज करने का माहौल देना है, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में एक वैज्ञानिक है। और ये हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। आज के इस डिजिटल दुनिया में, जहां बच्चों के हाथ में स्क्रीन और एआई जैसी तकनीकें हैं, हम पियाजे के इस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करें ताकि हमारे नन्हे वैज्ञानिकों का विकास सही दिशा में और बेहतर तरीके से हो? इस पर सोचिएगा जरूर।